आज हम लेके आए हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी भारत में राष्ट्रवाद जो टॉपिक है उससे आज हम यह क्लास लेकर के आए हैं। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं, बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला क्वेश्चन है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। गांधी जी पेशे से वकील थे। जब इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में केस लड़ा तो वहाँ भी श्वेत और अश्वेत का झगड़ा था, उसके विरुद्ध गांधी जी वहाँ सक्रिय रहे और गांधी जी वहाँ कई सारे आश्रम की स्थापना की और खासकर जो काले लोग थे उनके विरुद्ध मजबूती से लड़ा। लेकिन जब गांधी जी 1915 ईस्वी में भारत आते हैं तो यहाँ जो अंग्रेजों का शासन चल रहा था उसके विरुद्ध गांधी जी यहाँ के माहौल को समझते हैं और माहौल को समझने के लिए उनके राजनीतिक गुरु उन्हें हेल्प करते हैं और वो अपने राजनीतिक गुरु के रूप में मानते हैं गोपाल कृष्ण गोखले को। तो इस प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है कि गोपाल कृष्ण गोखले हैं आगे जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि गांधी जी अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। इसका सबसे सही उत्तर क्या होगा। 9 जनवरी 1915 को लौटे हैं या फिर 9 फरवरी 1915 को या 9 मार्च 1915 को या फिर 9 अप्रैल 1915 को। तो इस प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर होगा कि गांधी जी जब केस लड़के वापस दक्षिण अफ्रीका से भारत आए हैं वह 9 जनवरी 1915 को आए हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे करेक्ट आंसर के रूप में होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है कि आधुनिक भारत का इतिहास में जो ये प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से संबंधित नहीं है। दक्षिण अफ्रीका में हमने पहले ही कहा है कि गांधी जी ने कई आश्रम की स्थापना किए हैं, तो वहाँ उन्होंने नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना, फिर उसके बाद जो है इंडियन ओपिनियन है, फिनिक्स आश्रम है और साबरमती आश्रम है। तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के जो ये है संबंधित है वो नटाल इंडिया कांग्रेस भी दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है, उसके बाद जो है इंडियन ओपिनियन भी वहाँ से संबंधित है, फिनिक्स आश्रम भी संबंधित है। लेकिन साबरमती आश्रम जो है गांधी जी जब भारत आते हैं तो यहाँ गुजरात में उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की, यानी जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जो भी वीडियो आए आप तक सबसे पहले पहुंचे और अपने दोस्तों के बीच भी इसे शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी को सर्वप्रथम किसने महात्मा कहा था। गोपाल कृष्ण गोखले ने, सरदार पटेल ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने या फिर एनी बेसेंट ने। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का जो सबसे चौथा नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा कि गांधी जी को जो अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं, गांधी जी जिन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं वो है गोपाल कृष्ण गोखले। उसके बाद जो है जो गांधी जी को महात्मा कहा है सबसे पहले वो हैं रविंद्रनाथ टैगोर, जिनका संबंध जो है बंगाल से है और इन्होंने दो राष्ट्रों के लिए जो है राष्ट्रगान लिखा है। एक भारत के लिए हमारा जनगण मन जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है और बंगाल विभाजन के समय जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था आमार सोनार बंगला, जो आज के डेट में बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, वो भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। महात्मा गांधी को सबसे पहले उन्होंने ही महात्मा कहा था और तो इसका सबसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघर्ष गांधी जी से संबंधित है। ये चंपारण सत्याग्रह या अहमदाबाद का मिल मजदूर और खेरा सत्याग्रह। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर होगा तो निम्नलिखित में से कौन सा संघर्ष गांधी जी से संबंधित है। तो ये सभी के सभी संघर्ष जो है गांधी जी से संबंधित ही संघर्ष है, यानी गांधी जी जब भारत लौटे हैं तो सबसे पहले जो है उन्होंने चंपारण सत्याग्रह 1917 में, उसके बाद जो है अहमदाबाद के मिल मजदूर का सत्याग्रह है, फिर खेरा सत्याग्रह है। तो ये तीनों सत्याग्रह जो है वो गांधी जी से संबंधित है। तो ऑप्शन इनमें से कोई नहीं ना होकर के इनमें से सभी ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इनमें से सभी ये सबसे करेक्ट आंसर होगा कि ये सभी जो है वो गांधी जी के ये से संबंधित है, गांधी जी से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि किसके कहने पर गांधी जी चंपारण आए थे। 1917 में
जब चंपारण गांधी जी आए थे, और ये जो है पहला गांधी जी का, समझिए तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह है चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी जब भारत लौटे हैं 1915 में, तो उसके बाद गांधी जी जो है अलग अलग कांग्रेस के 1916 के अधिवेशन में हिस्सा लिए, और फिर अलग अलग जगहों पर गांधी जी स्थिति को समझ रहे थे। तो उसी बीच जो 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है, कल ये यहाँ सॉरी लखनऊ का एक बहुत फेमस अधिवेशन है, क्योंकि उसी अधिवेशन में जो है 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन है, उसमें गांधी जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच संबंध अच्छे हुए थे, तथा कांग्रेस के नरम और गरम दल एक हुए थे 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। उसके बाद जो है उस अधिवेशन में गांधी जी भी हिस्सा लिए थे। तो वहाँ उसके बाद गांधी जी से जो मिल करके गांधी जी को अपनी समस्या बताए हैं, वो है राजकुमार शुक्ल। उन्होंने कहा कि हम लोग जो है चंपारण से आए हैं, जहां हम किसानों को मजबूर किया जाता है नील की खेती करने पर, और 3/20 यानी 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा में हम लोग को नील की खेती करना पड़ता है। और इसीलिए गांधी जी यहाँ आए थे, और गांधी जी यहाँ आए तो उसके बाद जो है गांधी जी का वो पहला सत्याग्रह था, और इसमें सफलता मिली। उसके बाद गांधी जी जो है राष्ट्रवादी आंदोलन में, राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय होते हैं। हम लोग बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? चंपारण सत्याग्रह 1917 में, उसके बाद खेरा सत्याग्रह 1918 में, रॉलेट एक्ट, जिसको जो है रॉलेट एक्ट नो अपील नो दलील वाला जो कानून है 1920 ईस्वी में। तो याद कीजिए कि 1917 में जो है चंपारण सत्याग्रह होगा, गांधी जी का यह पहला सत्याग्रह था। उसके बाद है खेरा सत्याग्रह 1918 में, जो कि करेक्ट आंसर है। उसके बाद है रॉलेट एक्ट, जो कि 1920 नहीं बल्कि 1919 में आया है, और इसी के विरुद्ध जो है यह काला कानून, इसी के विरुद्ध जलियांवाला बाग में लोग सभा कर रहे थे, जिस पर जनरल ओ डायर की सेना ने गोली चला करके निहत्थे लोगों को पर जान ले लिया था, हजारों लोग उसमें मारे गए थे। तो ये जो है गांधी जी यानी सुमेलित जो नहीं है, वो ऑप्शन नंबर सी है कि रॉलेट एक्ट जो है यह सुमेलित नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ऐसा कानून जिसके तहत बिना चाहे जिसे चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल दे, और उसे किस नाम से जाना जाता है, यानी कौन सा कानून था जिसके तहत बिना मुकदमा चलाए जो है भारतीयों को जेल में डाला जाता था, और जब चाहे जो है उसको जेल में डाल दिया जाता था। नो अपील नो दलील नो वकील जो है इसमें कहलाता था। तो ये आर्म्स एक्ट है, रॉलेट एक्ट है, या दोनों हैं A+B, या इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी जानते हैं यह रॉलेट एक्ट था, जो कि 1919 में आया था रॉलेट एक्ट, और इसी के तहत जो है नो अपील नो दलील नो वकील, बिना चाहे किसी को भी मुकदमा चलाए जेल में डाल दिया जाता था। यह रॉलेट एक्ट था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? यह 13 जनवरी 1919 है, 13 मार्च 1919 है, 13 अप्रैल 1919 है, या 13 मई 1919 है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, यह बैसाखी का दिन था। जो त्यौहार है बैसाखी का त्यौहार, पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में किसानों के द्वारा मनाया जाता है। यह फसलों का त्यौहार है। जैसे केरल में ओनम, तमिलनाडु में पोंगल, असम में बिहू त्यौहार मनाया जाता है, उसी प्रकार से यह कृषि का त्यौहार पंजाब में और हरियाणा क्षेत्र में बैसाखी का मनाया जाता है। तो यह 13 अप्रैल का दिन था, और 13 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी हो गई थी, और उन्हीं के लिए जो है जलियांवाला बाग में, जो कि अमृतसर में स्थित है, एक शांतिपूर्ण सभाएं चल रही थी, और उस सभा पर जनरल ओ डायर जो है सेना के साथ पहुंच गए, और उन निहत्थे लोगों पर उन्होंने लगातार जो है गोलियां चलाई, जिसमें हजारों लोग मर गए। उसमें एक कुआं है, जब आप जाएंगे जलियांवाला बाग देखने तो उसी के बीच में कुआं है। बहुत सारे लोग अपनी गोली से मरने के बजाय कुआं में कूद करके जान दे देते हैं। तो इस प्रकार जो है सबसे बड़ा नरसंहार कहिए उस वक्त का ये जलियांवाला बाग था, और इसकी जांच करने के लिए जो है अंग्रेज सरकार ने हंटर कमीशन जो है एक नियुक्त किया था, और उसने जनरल ओ डायर को ही सही ठहरा दिया था। तो उन्होंने कहा कि जनरल ओ डायर ने गोली ही नहीं चलाया है। तो अब ये उस वक्त अंग्रेजों की हुकूमत थी, तो वो जैसे चाहते थे करते थे। तो उस वक्त जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड की रिपोर्ट जानने के लिए कौन कमीशन ये किया गया था? हंटर कमीशन। आपको इस वीडियो का एक एक बात ध्यान में रखना है, क्योंकि प्रश्न
जो हमारा एक है, लेकिन हम उसके बारे में विश्लेषण में ऐसा बता रहे हैं कि उससे रिलेटेड दसियों प्रश्न आप करके आएंगे। जैसे जलियांवाला बाग की अगर बात करें तो जलियांवाला बाग में जो सभा चल रही थी किनके लिए, तो डॉक्टर सैफुद्दीन और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के लिए। कब हो रहा था, तो बैसाख का दिन था, बैसाखी पूर्णिमा का जो बैसाखी त्यौहार है उसका दिन था। दूसरी बात की जलियांवाला बाग हत्याकांड में किसने गोली चलवाया था, तो जनरल ओ डायर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जब हुआ तो उसके विरुद्ध कौन सा कमीशन गठित किया गया था, तो हंटर कमीशन। इस प्रकार हर एक प्रश्न में विश्लेषण से बहुत सारे प्रश्न निकलेंगे, आप उसे ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग में किसके गिरफ्तारी के विरुद्ध सभा चल रही थी, तो इसको पीछे हम लोग चर्चा किए हैं, तो यहाँ अब चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है कि जलियांवाला बाग में जो गिरफ्तारी के विरुद्ध सभा चल रही थी वो डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दोनों की गिरफ्तारी के विरुद्ध सभाएं चल रही थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु सरकार ने किस कमेटी का गठन किया था, हंटर आयोग, बलवंत राय समिति, अस्थाई समिति। तो अभी पीछे इस पर भी हम लोग चर्चा किए हैं जब हम लोग 9वां नंबर क्वेश्चन कर रहे थे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु सरकार ने जो कमेटी गठित किया था उसका नाम था हंटर आयोग, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ तो उसके विरुद्ध लोग जो है इतने ये हो गए थे कि एक समझिए तो बहुत बड़ा आंदोलन उसके विरुद्ध जो है शुरू हुआ। उसको असहयोग आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ तो उसमें जो है लोग इतने तकलीफ दे था, इतने लोग मारे गए थे, इतना बड़ा जनसंहार था, नरसंहार था वो, कि उसके विरुद्ध जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको सर नाइट की उपाधि दी गई थी, उन्होंने वो लौटा दिए और पूरे देश स्तर पर जो है एक आंदोलन छिड़ा, उसको असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। और उसी वक्त असहयोग आंदोलन जब चल रहा था उसी वक्त भारत में जो एक और आंदोलन सक्रिय था वो था खिलाफत आंदोलन। और खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन में आपस में बैठ करके ये किए थे ताकि उससे हिंदू मुस्लिम एकता को भी बढ़ावा मिला था और ये एक आंदोलन जो है ये रूप लिया। लेकिन आगे चल के गांधी जी फिर असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। हम सभी बातें डिटेल्स में आपको बताएंगे, इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ है 12वां का जो सबसे करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है कि वो 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन की शुरुआत होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है सबसे करेक्ट आंसर है। 13वां नंबर प्रश्न है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ, कलकत्ता विशेष अधिवेशन 1920 में, नागपुर विशेष अधिवेशन 1920 में, या फिर अमृतसर अधिवेशन 1919 में, या इनमें से कोई नहीं। तो 13वां का जो सबसे करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। कांग्रेस का हर वर्ष एक अधिवेशन होता था और भारत के हर अलग अलग इलाके में होता था, लेकिन अगर कुछ इस प्रकार की अप्रिय घटनाएं हो जाती थी या कुछ इस प्रकार की बात होती थी जहां ये करना आवश्यक पड़ता था तो कुछ विशेष अधिवेशन बुलाया जाता था। तो ये जो ये है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो पारित हुआ है 13वां नंबर प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा कि नागपुर के अधिवेशन 1920 में जो है इस बात को पारित किया गया था और कि हम लोग असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला है कि खिलाफत आंदोलन से संबंधित नेता हैं। खिलाफत आंदोलन जो है चल रहा था कि तुर्की में जो खलीफा का पद को समाप्त कर दिया गया था उसके विरुद्ध यहाँ भारत में लोग जो है ये कर रहे थे, भारतीय मुसलमान खास करके खिलाफत आंदोलन के विरुद्ध जो है खिलाफत उस फैसले के विरुद्ध अंग्रेजों के यहाँ खिलाफत आंदोलन चला रहे थे। तो उनके नेता कौन थे, उनके नेता थे संबंधित नेता इसमें से नहीं है, उसमें शौकत अली है, इनायत अली है और मोहम्मद अली है। तो इसमें जो संबंधित नेता नहीं है या इनमें से कोई नहीं, 14वां नंबर प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर होगा कि खिलाफत आंदोलन के जो है संबंधित नेता नहीं है वो इनायत अली नहीं है। आगे भारत में एक और आंदोलन चला है जो पहले ही चला है, इससे इनायत अली और विलायत अली, ये दोनों अली बंधु ही हैं, ये वहाबी आंदोलन के नेता हैं। और शौकत अली और मोहम्मद अली ये खिलाफत आंदोलन के नेता, याद रखेंगे दोनों में अली बंधु ही है। खिलाफत आंदोलन में शौकत अली, मोहम्मद अली, और वहाबी आंदोलन में इनायत अली और विलायत अली, ये दोनों भाई अली बंधु जो है। ये खिलाफत आंदोलन में शौकत अली, मोहम्मद अली, और वहाबी आंदोलन में इनायत अली और विलायत अली हैं। तो इसमें जो खिलाफत आंदोलन से संबंधित नेता नहीं है वो इनायत अली नहीं है।
अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली में खिलाफत आंदोलन का अधिवेशन कब हुआ? 17 अक्टूबर 1919 को, 23 नवंबर 1919 को, 20 जून 1920 को या 30 मार्च 1919 को। 15वां नंबर प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर होगा कि दिल्ली में जो खिलाफत आंदोलन का अधिवेशन हुआ था वह हुआ था 23 नवंबर 1919 ईस्वी को, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। और इसकी अध्यक्षता जो किए थे वह किए थे महात्मा गांधी। अगला सवाल है हमारा कि दिल्ली में आयोजित खिलाफत आंदोलन की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किए थे? ये मौलाना आज़ाद, शौकत अली, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली। तो शौकत अली और मोहम्मद अली जो है ये दो अली बंधु ये तो प्रमुख नेता हैं इसके खिलाफत आंदोलन के, ये प्रमुख हैं, प्रमुख रूप से जाने जाते हैं शौकत अली और इनायत अली, मोहम्मद अली। और मौलाना आज़ाद जो है उस वक्त ये उतना सक्रिय रूप में आगे आते हैं, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में बनते हैं। लेकिन जो उस आंदोलन की खिलाफत आंदोलन की अधिवेशन की जो अध्यक्षता किए हैं वो किए हैं महात्मा गांधी ने। और इस आंदोलन के फलस्वरूप जो है वो एक हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा भी मिला है और इस तरह से और जो असहयोग आंदोलन है वो बहुत मजबूती बना पाया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी असहयोग आंदोलन के समय कौन सी उपाधि लौटा दी थी? गांधी जी को भी बहुत सारा उपाधि दिया गया था, तो उसमें से गांधी जी ने कौन सी उपाधि लौटा दी थी? केसरे हिंद की उपाधि, जुलू में युद्ध पदक या बोअर पदक या इनमें से सभी। तो जो ये हुआ गांधी जी को जो दिया गया था ये सारे उपाधि गांधी जी जो है असहयोग आंदोलन के दौरान लौटा दिए थे। केसरे हिंद की उपाधि, जुलू युद्ध पदक और बोअर पदक, ये जितनी भी उपाधि गांधी जी को दिया गया था वो सभी को गांधी जी उस वक्त असहयोग आंदोलन के वक्त वापस लौटा दिए थे। अगला है कि असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस ले लिया गया? लेकिन असहयोग आंदोलन ठीक ठाक से चल रहा था, अचानक गांधी जी वापस ले लिए, क्योंकि गांधी जी जो थे वो लगातार अहिंसा में विश्वास रखते थे और वो ये कहते थे कि हम किसी भी प्रकार से हिंसात्मक लड़ाई नहीं लड़ेंगे। और उनका ये मानना था कि हिंसात्मक ढंग से हम इस आज़ादी की लड़ाई को जीत भी नहीं सकते हैं, इसलिए उन्होंने जो है लगातार जो है अहिंसात्मक ढंग से इसकी लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन असहयोग आंदोलन चल रहा था और उसी बीच जो है एक घटना होती है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में, जहां एक थाने में 22 पुलिसकर्मियों को जला दिया जाता है। यह घटना है 1922 ईस्वी की, जिसको जाना जाता है चौरी चौरा कांड के नाम से। तो इस घटना के पश्चात जब चौरी चौरा कांड हुआ, उस घटना के पश्चात जो है गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस ले लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद काकोरी कांड है, फिर केंद्रीय विधानमंडल पर बम फेंकने की घटना है, लेकिन पहले जो है यह चौरा चौरी का घटना है जिससे गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग कि चौरा चौरी की जो घटना हुई है यह कब हुई है? तो 1922 में किस तिथि को हुई है? 5 फरवरी 1922 को हुई है, 12 फरवरी 1922 को हुई है, 10 मार्च 1922 को हुई है या 15 अप्रैल 1922 को हुई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि चौरा चौरी की जो घटना है वो 5 फरवरी 1922 को हुई है। याद रखेंगे सभी साथी कि 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी की घटना हुई है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो गठन है वो ताशकंद में जो हुआ है। 20वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे करेक्ट आंसर होगा वो 1920 ईस्वी है। भारत में 1925 ईस्वी आएगा। यहाँ ये ताशकंद की बात हो रही है, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1920 ईस्वी यहाँ सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि मोपला विद्रोह का संबंधित राज्य कौन सा है? ये उसी समय का एक विद्रोह है मोपला विद्रोह। इसका संबंधित राज्य केरल है, तमिलनाडु है, आंध्रा है या फिर उड़ीसा है जी। 21वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर कौन सा है? तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है मोपला विद्रोह का वह है केरल राज्य, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे करेक्ट आंसर है। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला सवाल है कि कांग्रेस का गया अधिवेशन उसी वक्त हुआ था। ये आज़ादी की लड़ाई की अभी हम लोग 1915 से लेकर के 25 तक के बीच की घटनाओं को देख रहे हैं। अगला वीडियो आपको मिलेगा वो 1925 से, और जल्द ही आपको आज से कल तक में ये 1947 तक की तमाम घटनाओं पर वीडियो आपको उपलब्ध रहेगा, ताकि आपके कोई भी प्रश्न न छूटे। खासकर जो अभी स्टेट के प्रश्न आने वाले हैं उससे भी क्वेश्चन किसी प्रकार के नहीं छूटे।
अगला है कि कांग्रेस का जो गया अधिवेशन है यह अध्यक्षता कौन किए थे। तो कांग्रेस का वैसे तो बिहार में 2 प्रमुख अधिवेशन हुआ है, एक 1912 में हुआ है, 12 से याद रखिएगा बांकीपुर जो कि पटना में है, और उसकी अध्यक्षता किए थे वो अंबिकाचरण मजूमदार जी किए थे। और जो दूसरा अधिवेशन हुआ है वो 1922 में हुआ है। कांग्रेस का जो गया का अधिवेशन है यह कब हुआ है, तो ये इसकी जो ये है ईस्वी है वो 1922 है, और अध्यक्षता जो किए हैं वो CR दास यानी चितरंजन दास के द्वारा कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। हालांकि एक तीसरा अधिवेशन के रूप में भी जाना जाता है 1940 में, लेकिन वो अधिवेशन अब बिहार में रहा नहीं, वो जगह जो है अब चला गया है झारखंड में। तो अगर संयुक्त बिहार की बात होगी कि बिहार और झारखंड जब सम्मिलित था तो 1940 में भी एक अधिवेशन हुआ था उस वक्त, तो वो जो है अब झारखंड में जगह है और उसकी अध्यक्षता मौलाना आज़ाद किए थे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है, 23वां नंबर क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई। तो गांधी जी जब असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं यह कह करके कि हम किसी प्रकार के हिंसात्मक लड़ाई में विश्वास नहीं रखते हैं, तो गांधी जी से सब कोई नाराज हो गए थे। सबका कहना था कि ये असहयोग आंदोलन वापस गांधी जी को नहीं लिया जाना चाहिए था। चौरा चौरी कांड एक अलग बात है, लेकिन असहयोग आंदोलन चलते रहना चाहिए था, लेकिन गांधी जी वापस ले लिए थे। तो उससे गांधी जी के, हालांकि ये लोग भी जो है कांग्रेस में ये थे और नरम दल के ही नेता थे, लेकिन फिर भी ये लोग जो है एक अलग पार्टी की स्थापना किए थे, स्वराज पार्टी का, जिसमें मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास मुख्य रूप से मिल करके स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे, और वो किए थे 1923 ईस्वी को, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा कि 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। अगला है कि प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन कब होता है। 24वां नंबर क्वेश्चन है कि यह 1919, 20, 21 या 22 में आते हैं। तो प्रिंस ऑफ वेल्स जो भारत आया था वो आया था 1921 में, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि स्वराज पार्टी के संस्थापक में शामिल नहीं है। अभी हम पीछे कहे थे कि 1923 में जो स्वराज पार्टी की स्थापना हुई है उसमें जो शामिल हैं वो हैं मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास। तो इसमें शामिल कौन नहीं है, तो शामिल जो नहीं है वो है हमारे बिहार से भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। सबसे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि यंग इंडिया के लेखक कौन है। यंग इंडिया के लेखक महात्मा गांधी हैं, राजेंद्र प्रसाद हैं, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर है। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है कि यंग इंडिया के जो लेखक हैं वो कौन है, तो यंग इंडिया के लेखक है महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने किसकी रचना की है। अनहैप्पी इंडिया, गीतांजलि, आनंद मठ, इनमें से कोई नहीं जी। 27वां नंबर क्वेश्चन का सबसे करेक्ट आंसर क्या है, तो रविंद्रनाथ टैगोर की जो रचना है या गीतांजलि जो है इनकी प्रमुख रचना है, और इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। तो इनका जो सबसे करेक्ट आंसर है 27वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि काकोरी कांड कब हुआ था। काकोरी कांड हुआ जिसमें ट्रेन में जो है चलती ट्रेन को रोक करके और उसमें से जो भी हथियार थे वो लूटा गया था, जिसमें प्रमुख रूप से राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां का नाम आता है। तो ये जो 28वां नंबर क्वेश्चन है कि काकोरी कांड, तो काकोरी कांड नामक जो घटनाएं घटी है इसका जो सबसे सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ये 1925 में यह घटना घटी है जिसमें काकोरी स्टेशन पर जो है ट्रेन को रोक करके उसमें से तमाम तरह के हथियार को लूटे गए थे और बाद में इन लोगों को पकड़े जाने पर फांसी की सजा दे दी गई थी। इसमें प्रमुख नाम जो है राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां का आता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि काकोरी कांड से संबंधित कौन नहीं है। राम प्रसाद बिस्मिल है, अशफाकुल्ला खान है, रोशन लाल है और भगत सिंह है। तो 29वां नंबर सवाल का जो सबसे करेक्ट आंसर होगा कि ये ऊपर के जो तीन हैं राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां और रोशन लाल, ये सभी काकोरी कांड में सम्मिलित थे, और जो नहीं थे उस कांड में वो भगत सिंह नहीं थे। भगत सिंह को बाद में सेंट्रल असेंबली में बम फेंकना और जो है तो इसके लिए जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा कि काकोरी कांड में जो शामिल नहीं है, 29वां नंबर सवाल का वो ऑप्शन नंबर डी है। कौन शामिल नहीं है, तो भगत सिंह उसमें शामिल नहीं है। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल है
कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 30वां नंबर प्रश्न है। इसकी स्थापना 1925, 1928, 1930 या 1932 में हुई है। तो इसकी जो स्थापना हुई है वह 1928 में हुई है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो सबसे करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जो 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई है, उसका जो उद्देश्य है वो किसके लिए है। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने पर हुआ। दूसरा है कि काउंसिल में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना था। ब्रिटिश सरकार द्वारा जो दमन की नीति थी उसके विरुद्ध था, या फिर भारतीय द्वारा इस आशय की अनुभूति में उन्हें प्रशासन का अनुभव प्राप्त करना चाहिए। तो जो सबसे सही उत्तर है अगर कूट मिलाया जाए तो ऊपर के तीन कि गांधी जी जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिए तो वो भी एक कारण था। दूसरा था कि 1919 का जो भारत शासन अधिनियम आया था उसका उच्छेदन करना, ब्रिटिश सरकार का जो दमन नीति था उसका विरोध करना। ये कोई कहीं से कोई आशय नहीं था कि हम अपने प्रशासन को लेकर के अनुभव प्राप्त करें, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 1, 2, 3 है, चौथा उसमें सही उत्तर नहीं है। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था। बिहार में स्वराज दल का गठन जो है बाबू जगजीवन राम ने किया है, रामलाल शाह ने किया है, या फिर श्री कृष्ण सिंह ने किया है। जी 32वां नंबर सवाल का सबसे सही उत्तर क्या होगा। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है कि बिहार में जो स्वराज दल का गठन है वो श्री कृष्ण सिंह ने किया है, जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न कौन है कि निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम कौन है। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले है लखनऊ समझौता, फिर है स्वराज दल की स्थापना, फिर है जलियांवाला बाग हत्याकांड, और फिर है बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु। तो हम सभी जानते हैं कि जो सबसे पहली घटना है इन सभी में वो ये है कि लखनऊ समझौता, जो कि 1916 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था। तो लखनऊ समझौता हुआ है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, तथा कांग्रेस के जो नरम दल है और गरम दल है, दो दल जो है कांग्रेस का जो 1907 में सूरत अधिवेशन में वो लोग अलग हो गया था, नरम दल और गरम दल, तो उनके बीच भी समझौता हुआ, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी समझौता हुआ 1916 में हुआ। स्वराज दल की स्थापना 1923 में हुई है, लेकिन उससे पहले हुआ है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो पहला के बाद आंसर होगा तीसरा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड उससे पहले हुआ है। तो पहला के बाद तीसरा होगा 1919 में, और उसके बाद जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है 1919 के बाद बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु है, और अंत में स्वराज दल का गठन है। यानी पहला पहले है, उसके बाद तीसरा, फिर चौथा, फिर पहला दूसरा, पहला तीसरा चौथा फिर दूसरा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो सबसे पहली घटना है वो लखनऊ समझौता है, उसके बाद जलियांवाला बाग है, उसके बाद बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु है, उसके बाद स्वराज दल की स्थापना है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से जाना जाता है। भगत सिंह को जाना जाता है, एओ ह्यूम को जाना जाता है, या फिर चित्तरंजन दास को जाना जाता है, या मोतीलाल नेहरू को जाना जाता है। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है कि देश बंधु के नाम से जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं वो हैं चित्तरंजन दास, जो सीआर दास के नाम से हम लोग जानते हैं। चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। 1920, 1928, 1926, 1930। 35वां नंबर सवाल का जो सबसे करेक्ट आंसर है कि साइमन कमीशन जो भारत आया है वह 1928 को आया है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। यहाँ उनका पुरजोर विरोध हुआ था, साइमन गो बैक के नारे लगे थे। हम लोग जो है ये लगातार प्रश्न का सेट आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, तो आपसे गुजारिश है कि आप चैनल पर सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ। क्योंकि भारतीय 1919 के अधिनियम की कार्यवाही का पुनरीक्षण कभी नहीं चाहते थे। साइमन कमीशन ने प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति की संतुष्टि की थी। साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, या साइमन कमीशन ने देश के विभाजन का सुझाव दिया था। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी है कि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे कि 3 फरवरी 1928 को साइमन आयोग के सभी सदस्य पहुंचे थे। कहाँ आया था, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता या दिल्ली। तो 3 फरवरी 1928 को जो साइमन कमीशन का सभी सदस्य भारत पहुंचा था वो पहुंचा था
भारत के मुंबई शहर में यानी इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा कि वह मुंबई आया था। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि लाला लाजपत राय घायल हुए थे साइमन कमीशन के विरुद्ध लाठीचार्ज में, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध लाठीचार्ज में, भारत छोड़ो आंदोलन के समय लाठीचार्ज में, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के विरुद्ध लाठीचार्ज में। तो 38वां नंबर सवाल का जो सबसे करेक्ट आंसर है कि साइमन कमीशन का जब बहिष्कार चल रहा था और उसके विरुद्ध जो है पुलिस ने जो है कार्रवाई करते हुए लाठीचार्ज किया था, तो उसमें लाला लाजपत राय घायल हुए थे, उनकी मृत्यु तक हो गई थी और उन्होंने ही कहा था कि हमारे पीठ पर पड़ा लाठी का एक एक डंडा जो है वो बरतानवी सरकार के ताबूत में कील साबित होगा, और जो कि सही भी हुआ। उसके बाद जो है भारत आज़ाद भी हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे करेक्ट आंसर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 39वां नंबर सवाल है कि पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई है? रंजीत सिंह को, लाला लाजपत राय को, लाला हरदयाल को, या फिर भगत सिंह को? जी 39वां नंबर सवाल का सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पंजाब केसरी की जो उपाधि दी गई है वो लाला लाजपत राय को दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो सबसे सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से 1928 में नेहरू रिपोर्ट के सदस्य के रूप में शामिल है। 1928 में नेहरू रिपोर्ट पेश किए थे। नेहरू रिपोर्ट पेश कौन किए हैं? तो नेहरू रिपोर्ट जो पेश करने का कार्य किए हैं वो किए हैं मोतीलाल नेहरू, और इन्होंने जो है इनके साथ 8 सदस्य और भी थे और उसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने किए थे। और ये लोग जो है जब अंग्रेजों ने कहा था कि ये लोग आप अपना संविधान नहीं बना सकते हैं, तो इन लोगों ने मिलकर के एक रिपोर्ट पेश किया था जिसको नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो शामिल सदस्य है वो तेज प्रताप सप्रू हैं, सुभाष चंद्र बोस, अली इमाम, ये सारे लोग जो है इसमें शामिल हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन से संबंधित थे? इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंधित कौन है? तो इसका जो सबसे सही उत्तर है वो जवाहरलाल नेहरू है, सुभाष चंद्र बोस है, जयप्रकाश नारायण है, या आचार्य नरेंद्र देव हैं। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है 41वां नंबर क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी जयप्रकाश नारायण जो है इससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस केस में भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई थी? सैंडर्स की हत्या के केस में, या फिर केंद्रीय विधानमंडल पर बम फेंकने में, या लाहौर षड्यंत्र केस में, या इनमें से सभी? तो 42वां नंबर सवाल का जो सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। हालांकि ये सारे जो है झूठे ये हैं। केंद्रीय विधानमंडल में बम फेंके थे ये बात सत्य है, लेकिन उन्होंने उससे किसी की जान नहीं गई थी, इसलिए बम फेंके थे ताकि जो है बहरी सरकार को जगाया जाए, अपना अधिकार के लिए लड़ा जाए। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी है कि लाहौर षड्यंत्र केस में जो है फंसा करके गलत तरीके से और इनको फांसी की सजा दी गई थी। आज के इस पहला प्रैक्टिस सेट में इतना क्वेश्चन किए हैं। अगला सेट आपको बहुत जल्द मिलेगा। आप चैनल पर बने रहिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, तथा चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। हम मिलेंगे अपने सेट के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए धन्यवाद।